हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं डिडक्शन की थर्ड वीडियो। पिछली वीडियोज में सबसे पहला सेक्शन था एटीसी, फिर एटी ट्रिपल सी, उसके बाद कवर किया था एटी सीसीडी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के डिडक्शन की बात करता है और सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के डिडक्शन की बात करता है। फिर लास्ट में देखा था सेक्शन एटी डबल सी, जिसमें बोल रहा है कि जो टोटल डिडक्शन है वो 150 से ज़्यादा की नहीं हो सकती, जिसमें एटीसी का कंपोनेंट, एटी ट्रिपल सी का और एटी सीसीडी सबसेक्शन 1 का कंपोनेंट आता है। तो मैक्सिमम डिडक्शन जो भी है वो 150 से ज़्यादा की नहीं हो सकती ओवरऑल। ठीक है। फिर आपको पता है कि जो ये 2 का कंपोनेंट नहीं आया तो उसकी अलग से डिडक्शन ही मिल रही थी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन के फॉर्म में। तो ये आपने कवर किया। तो एग्जाम्पल जरूर देखना पिछली वीडियो का, तब जाके आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आएगा। इसी तरीके से आज की वीडियो में 5 सेक्शन कवर कर रहे हैं। सेक्शन 80D, फिर कवर करेंगे 80DD, फिर कवर करेंगे 80DB, फिर कवर करेंगे 80E और लास्ट में कवर कर लेंगे 80EE। इस तरीके से 5 सेक्शन कवर कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब देखिए, पहला सेक्शन जो है 80D थोड़ा सा टिपिकल है, एग्जाम्पल के साथ कवर किया है तो आपको आराम से आ जाएगा। बाकियों के मैंने एग्जाम्पल नहीं कवर किए क्योंकि वो बेसिक से थे। तो देखिए, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, एलिजिबल एसएससी ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ, रेसिडेंट ऑब्लिक नॉन रेसिडेंट। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे मैं अपनी बात कर लूँ तो मैंने खुद का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है, मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, तो मैं डिडक्शन अवेल कर सकता हूँ। मैंने अपनी फैमिली का, अब देखिए फैमिली में क्या आ जाएगा कि मैंने खुद का करवा रखा है या अपनी वाइफ का यानी स्पाउस का करवा रखा है, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, जैसे मेरी बेटी है उसका करवा रखा है, बेटा है उसका करवा रखा है। ठीक है। और एचयूएफ में क्या आ जाएगा, मेंबर का पार्ट आ जाएगा। और याद रखना, इंडिविजुअल में पेरेंट्स का अलग से डिडक्शन मिलता है। तो पेरेंट्स का यानी मदर फादर की अगर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उसकी अलग से और बेनिफिट मिल जाता है। तो वही हमने टेबल के फॉर्म में कवर किया है, जिसमें कॉलम वाइज आपको सारा पार्ट पता चल जाएगा। पर देखिए, उससे पहले बोल रखा है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवा रखा है उसका जो पेमेंट करते हो प्रीमियम का, वो कैसे करना पड़ेगा आपको, कैश के अलावा, एनी मोड अदर देन कैश। ठीक है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा मेडिकल एक्सपेंडिचर का पार्ट भी आएगा, सुपर सीनियर सिटीजन का, लेकिन हेल्थ चेकअप का भी पार्ट आएगा। तो जनरली जो भी पेमेंट हो रहा है वो चेक से हो रहा है। इसको छोड़ के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को, जो एक रेगुलर रूटीन चेकअप है हेल्थ का, अगर वो कैश में भी कर देते हो तो अलाउड हो जाएगा, जिसमें मैक्सिमम डिडक्शन है आपकी 5000 की। और वो सिर्फ इंडिविजुअल के केस में अलाउ होती है, एचयूएफ के केस में नहीं अलाउ होती है। ठीक है। जो डिडक्शन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, उसकी मैक्सिमम डिडक्शन है 5000 की। तो ये मैं आपको भी बता दूंगा कैसे आता है, क्योंकि आप जब क्या करोगे, पर्टिकुलर ये टेबल देखोगे और इसके कॉलम देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन दे रखा है, जिसमें पर्टिकुलर्स, इंडिविजुअल, एचयूएफ दे रखा है। इंडिविजुअल कॉलम में आपको 2 सब कॉलम दे रखे हैं, फैमिली और पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फॉर हुज बेनिफिट पेमेंट शैल बी मेड। तो इंडिविजुअल ने फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है। अब फैमिली में खुद का भी हो सकता है, स्पाउस का मैंने बताया पत्नी का, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का भी हो सकता है। ये फैमिली में क्या क्या आता है वो नीचे दे रखा है, पॉइंट टू रिमेंबर में आपको पता चल जाएगा। पेरेंट्स में आपको बताया कि देखिए मदर फादर आ गए इंडिविजुअल के, तो यहाँ पे अलग डिडक्शन मिल रही है और यहाँ पर अलग मिल रही है, तो अलग से बेनिफिट हो सकता है। और एचयूएफ के केस में उनके मेंबर का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है तब बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किस किस चीज़ में बेनिफिट मिल सकता है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवाए तो फैमिली के केस में और पेरेंट्स के केस में मिल सकता है। कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हेल्थ स्कीम है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नोटिफाइड स्कीम है, अगर उसमें पेमेंट किया है इंडिविजुअल ने, किसके बिहाफ पे, खुद के बिहाफ पे, या अपनी फैमिली के यानी स्पाउस के या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के बिहाफ पे, या माता पिता के बिहाफ पे, तो उस केस में फैमिली के केस में तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन माता पिता के केस में डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। यानी अगर कंट्रीब्यूशन कर लिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कि डिडक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। तो कंट्रीब्यूशन तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जब टिक है, टिक का मतलब क्या, अलाउ है, और क्रॉस का मतलब अलाउ नहीं है। ठीक है। फिर दे रखा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जिसमें आपको बताया कि मैक्सिमम डिडक्शन कितने की मैंने बताई, 5000 की है, याद रखना। फैमिली के केस में देखिए पहले इंडिविजुअल केस है, याद रखना। तो इंडिविजुअल केस में क्या बोल रहा है, 5000 की अलाउ है, चाहे आप कैश में भी पेमेंट कर लेते हो तो आपको अलाउ हो जाएगी। पेरेंट्स के केस में भी, यानी पेरेंट्स का भी अगर रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, जैसे मैं अपनी मदर का करवा रहा हूँ, तो उस केस में भी मुझे अलाउ हो जाएगी। बस मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर रिसिप्ट, ये सब कुछ होनी चाहिए, क्योंकि आपको बताया कि जब रिटर्न भरेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो क्योंकि साथ में हम क्या करेंगे, उसको एनेक्स्योर करेंगे, लगाएंगे, सबमिट करेंगे, तो हमारे पास उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। पर मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलिए कि अपनी वाइफ का मैंने 7000 का हेल्थ चेकअप करवा दिया, तो उसमें 5000 की ही मिलेगी, ये बोल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे बताया कि मैंने पेरेंट्स का क्या करवा दिया, 3000 का करा दिया, तो 3000 पूरा मिल जाएगा, ऐसे बोल रहा है। लेकिन याद रखना, टोटल मिला के, जैसे मैंने क्या बताया कि 7000 की जगह 5 का मिलेगा वाइफ का, और पेरेंट्स मतलब मदर का करवा दिया मान लो 3 का,
तो मिलेगा 3 का ही, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। लेकिन टोटल मिला के मैक्सिमम डिडक्शन 5 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, इसमें ये भी बोल रखा है। तो यही मैंने एग्जांपल के साथ कवर कर रखा है कि इंडिविजुअल भी मैक्सिमम डिडक्शन 5 की है, लेकिन जब टोटल मिलाओगे फैमिली प्लस पेरेंट, तो इंडिविजुअल के केस में फैमिली प्लस पेरेंट मिला के मैक्सिमम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन 5000 से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। याद रखना, मेंबर के केस में तो अलाउ ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी एचएफ के केस में तो अलाउ भी नहीं है। मैक्सिमम डिडक्शन जो दे रखी है वो कितनी मिलेगी, 25,000 की मिलेगी। जैसे मान के चलिए कि मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है 12,000 का, वाइफ का करा रखा है 8,000 का, और बच्ची का करा रखा है 6,000 का, तो टोटल मिला के 26 हो गई। लेकिन मुझे जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो 25 की ही मिलेगी। लेकिन मान के चलिए कि मैंने जब अपना खुद का इंश्योरेंस करवा रखा है और ये मान के चलो कि मेरी एज है 62, ठीक है, तो मैं सीनियर सिटीजन के केस में आ गया, तो उस केस में मुझे एडिशनल डिडक्शन 25 की भी मिल जाएगी, तो टोटल मिला के 50,000 की डिडक्शन हो गई। तो मैंने करवा रखा है टोटल इंश्योरेंस 26 का, तो मुझे अलाउड हो जाएगा क्योंकि एडिशनल 25 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एडिशनल डिडक्शन ऑन ए व्हेन मेडिक्लेम पॉलिसी, ए मतलब वही मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, इज टेकन ऑन लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन। तो मैंने खुद की लाइफ पे ले रखी है और मैं 60 से अबव की एज का हूँ, तो मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आपको पता है। तो उस केस में मुझे एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी। मान के चलिए वाइफ क्या है 61 की है, मैं 59 का हूँ, ऐसे मान के चल लीजिए। तो वाइफ क्या है 61 की, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कर रखी है, तो तब भी एडिशनल 25 की मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, या बच्चा क्या है 60 से ज़्यादा का है, वैसे तो नहीं होगा, मैं तो एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ, तो उस केस में एडिशनल 25 की भी मिल जाएगी। वैसे ही पेरेंट्स के केस में क्या बोल रहा है कि 25 की तो मिल ही रही है, लेकिन अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन में आते हैं, जो कि जनरली होंगे ही, आपको पता है कि आप 40 की एज के हो, तो नॉर्मल आपके पेरेंट्स 60 या उससे ज़्यादा की एज के तो होंगे ही होंगे मदर फादर में से, तो उस केस में एडिशनल डिडक्शन उनकी भी 25 मिल जाएगी, यानी जो टोटल डिडक्शन है वो 50 की हो जाएगी। कितने की, 50 की। अब देखिए ये अलग है और ये अलग है, याद रखना। ठीक है, तो 50 + 50 1 लाख की डिडक्शन आपको मिल सकती है, याद रखना। इस पर्टिकुलर केस में यही बोल रखा है। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है सेकंड पॉइंट में, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 से अबव ही है, इफ़ नो मेडिकल इंश्योरेंस इज पेड ऑन हिज हेल्थ। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया और एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर पे किया है, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे फादर है जिनकी एज क्या हो गई 80 से ज़्यादा की हो गई, मैं पेरेंट्स के केस में बोल रहा हूँ, तो उस केस में भी अलाउ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, मैक्सिमम डिडक्शन फॉर 2। वैसे ही मान के चलिए कि अगर मेरी एज भी 80 से ज़्यादा की है, तो मैं सुपर सीनियर सिटीजन के केस में आ गया, और मेरा जो भी मेडिकल का एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 50,000 की ही मिलेगी। फिर देखिए मैक्सिमम डिडक्शन में लास्ट में क्या बोल रहा है 1 और 2 मिला के 50 ही मिलेगी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि या तो देखिए मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी ले रखा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 15,000 का ले रखा है, और मैं सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ रहा हूँ, और मेरा जो खर्चा हो गया मान के चलिए वो 75,000 का हो गया, तो ये अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इफ़ नो मेडिकल इंश्योरेंस इज पेड ऑन हिज हेल्थ, यहाँ पे बोल रहा है ना। तो अगर मैंने ये नहीं ले रखी और ये खर्चा 75 का हो गया, तो उस केस में क्या बोलूँगा मैक्सिमम डिडक्शन 50 तक की ही है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 0 प्लस जो 50 ये मिलेगी, तो टोटल मिला के वो 50 तक की ही मिल पाएगी। मैक्सिमम कंबाइंड डिडक्शन फॉर 1 और 2 मिला के 50,000 की ही होगी। ऐसे देखिए बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको डिडक्शन मिल रही है और यहाँ पे भी मिल रही है, पर टोटल मिला के वो 50,000 तक की ही होगी, दोनों की कंबाइंड, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट की मिला के। पेरेंट्स के केस में भी यही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एचएफ के केस में भी जनरली यही है। यहाँ पे मैंने पहले पीडीएफ दी भी आपको, तो उसमें 30 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। जब आपको पीडीएफ दूंगा तो आपको मिल जाएगी। अगर मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करी करेक्ट वाली, तो आप मुझे बता देना ग्रुप में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो मैंने बता दिया था नहीं है। आपको पता है कि डिडक्शन 25 की मिलेगी, एडिशनल 25 की और मिल सकती है एचएफ के मेंबर के केस में, अगर कोई मेंबर सीनियर सिटीजन है और इसकी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। फिर देखिए ये भी दे रखा है मेडिकल एक्सपेंडिचर, तो ये भी जनरली अलाउ है, तो ये भी कितने का है 50 का। अब आपको पता है कि सपोज कीजिए कि ये 25 + 50 75 आ गया, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन तो टोटल मिला के 50 ही मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी ही नहीं। ठीक, अब पॉइंट टू रिमेंबर में क्या बोल रखा है कि जब भी मैंने हेल्थ चेकअप का आपको पार्ट बताया और मैंने बताया कि इंडिविजुअली आप मैक्सिमम डिडक्शन 5 देखोगे, यहाँ पे भी 5 देखोगे, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करोगे तब भी मैक्सिमम 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब पता नहीं कैसे प्रोविजन बनाते हैं, हम क्या करें, जैसे दे रखे हैं वैसे मैंने आपको बता दिए। तो बोल रहा है मैक्सिमम डिडक्शन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ फैमिली प्लस पेरेंट्स 5,000।
ये हो गया। जैसे मैंने बताया ना कि वाइफ के लिए क्या कराया, 6000 का चेकअप करवा दिया, लेकिन मिलेगी कितनी, 5000 की, क्योंकि फैमिली के केस में 5000 की ही है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया कि पेरेंट्स का, जैसे मदर फादर का किसी का करा दिया, और उस केस में भी देख लीजिए जैसे 7000 का करा दिया, तो 5000 ही अलाउ है। अब 5 + 5 कितना हो गया, 10। लेकिन अब टोटल में बोल रहा है कि 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो अब 10 नहीं मिलेगी, 5 ही मिलेगी ये बोल रहा है, फैमिली प्लस पेरेंट मिला के। फिर देखिए फैमिली में क्या है, इंडिविजुअल स्पाउस बताया, जैसे हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स में फादर मदर। अब देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को नहीं लिया जाएगा, ये क्रॉस दे रखा है ना, इनको नहीं लिया जाएगा। नोटिफाइड स्कीम क्या हो गई, क्योंकि आपको बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हेल्थ स्कीम हो गई, तो वैसे ही कोई भी नोटिफाइड स्कीम हो गई, जिसमें क्या बोल दिया, कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, लमसम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मोर देन वन ईयर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D फॉर ईच प्रीवियस ईयर शैल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। आप जब भी क्या करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हो, तो आप क्या करते हो, ईयरली जनरली पे करते हो, क्वार्टरली ये जब भी करते हो तो ईयरली पेमेंट पता रहता है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में कितना प्रीमियम पे करा, लेकिन अगर आपने सारा लमसम पे कर दिया, तो उस केस में क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलाउ हो जाएगा, क्योंकि आपने लमसम क्या कर दिया, 1 साल से ज़्यादा का पे कर दिया, तो आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलाउ हो जाएगा, मतलब जितने ईयर है उसमें वो डिवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर राम 38 ईयर्स का है, तो याद रख लेना वो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो मिस्टर राम 38 ईयर्स का है, हैज़ इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिमसेल्फ, खुद का। अब देखिए जब जब मैं बोलता हूँ खुद का, तो आपको पता है ना, फैमिली के पार्ट में आ जाएगा, स्पाउस का तो वो भी फैमिली के पार्ट में आ जाएगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का तो वो भी फैमिली वाले पार्ट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 9 + 8 + 6 कितने होते हैं, 23, याद रख लेना ये। अब देखिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फादर, तो देखिए फादर का पार्ट आ गया तो पेरेंट्स, याद रख लेना। ठीक। 62 ईयर्स है, तो यहाँ रखना ये सीनियर सिटीजन भी आ गया इसमें। जब सीनियर सिटीजन हो गया तो एडिशनल डिडक्शन 25 और मिल जाएगी, क्योंकि 25 तो मिलती है, तो एडिशनल डिडक्शन 25 और मिलने से क्या होगा बताइए, टोटल डिडक्शन 50 की हो जाएगी। ये पार्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि 18 वाला पार्ट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर फॉर फादर, फादर के लिए ही किया, 6000 का है, लेकिन आपको बताया कि मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 5000 की ही मिलेगी, ये भी देखना है आपको। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर एक्सपेंडिचर फॉर हिमसेल्फ, कैश में पे किया है, तो आपको पता है कि 4000 वो अलाउ हो जाएगा, क्योंकि कैश में जनरली अलाउ हो जाता है। तो अब ये कैश पे खुद पे किया है, तो ये फैमिली वाले पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे दो जो ये पार्ट है वो पेरेंट्स वाले हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये लास्ट पार्ट है जो फैमिली वाला है, तो ये 2 पार्ट पेरेंट्स के और बाकी फैमिली से रिलेटेड है। कंप्यूट डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर राम अंडर सेक्शन 80D, देखिए अमाउंट देख लीजिए 23 है। तो एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, देखिए तीनों का मिला के शुरू का जो मैंने बताया वो 23 आ रहा है क्वालिफाइड। ठीक। अब देखिए साथ में आपको पता है कि मैंने ये भी बताया कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो रहा है, तो ये पॉइंट देखिए, पहले फैमिली का देखिए कि 4000 कैश में पे किया है, तो 5000 तक अलाउ है। ठीक। अब फैमिली के केस में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, पेरेंट्स में, फैमिली में नहीं है, खुद 38 का है, वाइफ भी क्या होगी उसकी अकॉर्डिंग एज की ही होगी, वो भी सिमिलर एज की होगी, ज़्यादा की नहीं होगी। एक बार इसको मैं वापस से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो देखिए अब ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये अलाउ है। आपको बताया कि फैमिली में इंडिविजुअल खुद भी आएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जनरली जो आएगा पर मैक्सिमम कितना आएगा, 5000 ये बताया। पेरेंट्स के केस में भी आएगा लेकिन मैक्सिमम 5। तो आपको पता है कि खुद की जो 4000 की कर रखी है तो वो तो अलाउड है, वो लिमिट में आ रही है, लेकिन आपको पता है कि टोटल मिला के 25 डिडक्शन है मैक्सिमम, और 23 तो प्रीमियम का पार्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रीमियम का। तो 4000 थोड़ी अलाउ हो पाएगा, सिर्फ 2000 तक का ही पार्ट अलाउ हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं एक बार, देखिए यहाँ पे 4 दे रखा है, ढंग से पढ़ना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर फॉर हिमसेल्फ 4, 25 माइनस ए, 25 माइनस ए यानी 23 लेस करोगे तो कितना आएगा, 2000 ही। मैं देखिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बताया कि मैक्सिमम डिडक्शन 25 की है, क्योंकि इस केस में वो सीनियर सिटीजन कोई भी नहीं है, ना ये है ना ये है, और चिल्ड्रन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो उनसे छोटा ही होगा। और आपको पता है कि इसकी एज ही 38 है, जो पर्टिकुलर पर्सन की हम बात कर रहे हैं, शायद किसकी बात कर रहे हैं, राम की, हम वो खुद ही 38 ईयर का है, श्री राम जी। तो देखिए आप देख सकते हो 23 + 2 टोटल मिला के कितना हो गए, 25 डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अभी देखिए ओवरऑल मैंने क्या बताया था, फैमिली प्लस यानी फैमिली खुद की प्लस पेरेंट्स की, मैंने बताया था टोटल मिला के वो 5 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि जब फादर का करवाया था तो फादर का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 6 का हुआ था, लेकिन उसमें से 5 ही अलाउ है। तो 5 + 2 देखो टोटल 7 हो गया, लेकिन आपको पता है कि ओवरऑल जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है वो 5 ही है। तो इसका मतलब देखिए, पहले इंडिविजुअल देखा, मैक्सिमम लिमिट 5 और 5, तो उसके अंदर आ गया आपका पार्ट। आपको पता है 5 और 5, यहाँ 2 क्यों अलाउ किया, क्योंकि 25 में से 23 अलाउ है तो 2 ही अलाउ हो सकती है। तो टोटल 7000 अलाउ हो गई, लेकिन उसमें से ओवरऑल रेस्ट्रिक्शन देखी तो पता चला कि वो 5000 ही है। जो इस पॉइंट में, पॉइंट टू रिमेंबर में याद रखना, ये वाले पॉइंट में, ये रहा लास्ट में। तो पहले इंडिविजुअल देखिए, फिर टोटल मिला के देखिए, तो टोटल मिला के वो 7000 है, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो 5000 की ही मिलेगी। तो ये पार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 23 + 2 मैंने ले लिया था, लेकिन फिर मैं ये एक साथ नहीं ले पाया। अब आप ये देख सकते हैं कि जो फादर का करवा रखा है वो 18000 का है, और आपको पता है कि फादर का जब भी हम बात करेंगे तो उस केस में 25 + 25 आ सकता है, क्योंकि फादर की एज 62 है। और जब हम फादर का पार्ट लेते हैं तो आप देख सकते हो कि 25 तो मिलती है, लेकिन साथ में अगर फादर या मदर पेरेंट्स में कोई भी सीनियर सिटीजन है तब 25 और मिल जाएगी, क्योंकि हम पेरेंट्स वाला केस देख रहे हैं। तो आपको पता है कि तब भी आपको 50 मिल ही जाएगी। तो टोटल तो 1 लाख मिल ही रही है। और याद रखना, जब आप ये पर्टिकुलर टेबल का पॉइंट पढ़ते हो तो ये दोनों मिला के 50 + 50 ये अलग से है, ये अलग से है। तो 50 + 50 1 लाख की है, याद रखना। और HF के मेंबर के केस में 50 ही है, क्योंकि आपको पता है कि इन केस में, दोनों ही केस में इंडिविजुअल करा रहा है। इंडिविजुअल क्या करा रहा है, अपनी वाइफ का करा रहा है, बेटों का करा रहा है, अपने माता पिता का करवा रहा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो इसलिए टोटल मिला के 1 लाख इंडिविजुअल को मिलेगी। किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 और 18 और ये 5, ये मिला के 46 हो जाएगी। सिंपल सा पार्ट। अब देखिए, मैंने आपको 15-16 मिनट में वो डिडक्शन कवर कराया, वैसे आप कहीं और देखोगे तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होता ही रहेगा। अब आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास इनकम टैक्स की बुक है तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए, मैं इतने सारे कवर नहीं करवा सकता, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में देखोगे तो आपके बेसिक क्या आता है, मैंने बताया लिस्ट 1 लिस्ट 2, जिसमें डिडक्शन का नाम दे देगा, ATC ATD जो भी है, और डिडक्शन से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जैसे डिपेंडेंट डिसेबल्ड हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, LIP हो गया, उनके नाम दे देगा, आपको मैच करने हैं। आपको अमाउंट दे देगा, आपको वो देखना है। तो जनरली आप याद रखना कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी आप देखो, ये बोल रहा है डिडक्शन फॉर मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अब डिसेबल्ड मैंने आपको जनरली बताया कौन हो सकते हैं, जिसका हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, मेंटल रिटार्डनेस हो, विजुअल ब्लाइंडनेस हो, तो वो जनरली इसमें दे रखे हैं। अब ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। जो डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, एटलीस्ट 40% डिसेबल्ड होना चाहिए। ये मैंने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है डिसेबिलिटी और एक होती है सेवियर डिसेबिलिटी, दोनों में अमाउंट अलग अलग है। जब नॉर्मल डिसेबल है, आपको पता है कि एटलीस्ट 40% की बात कर रहा है, तो 40% से ज़्यादा है, 40% या उससे ज़्यादा है, लेकिन 80% तक ही है, तो उस केस में 75,000 की डिडक्शन ही मिलेगी। लेकिन अगर सेवियर डिसेबल है, जिसमें नीचे मैंने यहाँ पे दे रखा है सेवियर में कि पर्सन विद 80% और मोर ऑफ 1 और मोर डिसेबिलिटी, मतलब देख नहीं सकता 80% से ज़्यादा, 80% या उससे ज़्यादा, ठीक है, सुन नहीं सकता, इस तरीके से अगर डिसेबिलिटी है तो उस केस में डिडक्शन 125 की हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि असेसी कौन, रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF, एलिजिबल पेमेंट एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग नर्सिंग, ठीक। तो ये बोल रहा है कि डिपेंडेंट डिसेबल्ड जो भी पर्सन है, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा हो रहा है वो जनरली डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। अमाउंट पेड अंडर अप्रूव्ड स्कीम फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, जो भी गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपने पेमेंट किया है, तो आपको 75 की मिल जाएगी अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है उस पर्सन की, ठीक है, जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट ये कर रहे हो। लेकिन अगर उस पर्सन की सेवियर डिसेबिलिटी है, इसका मतलब 80% या उससे ज़्यादा की, एक या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो उस केस में 125 50,000 बढ़ जाएगा, तो आपको डिडक्शन ज़्यादा मिलेगी। पॉइंट टू बी रिमेंबर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DD इज अलाउड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। अब देखिए यार, रखना ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे खर्चा 15,000 का मैंने किया है, चाहे मैंने 20 का किया है, चाहे मैंने 2 लाख का किया है उसके ट्रीटमेंट पे डिसेबल्ड के, तब भी मुझे 75 या 125 की मिल जाएगी। यानी चाहे मैंने खर्चा कम भी किया है तब भी मुझे ये डिडक्शन तो मिलनी है, बस खर्चा किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने भी किए हैं, ये डिडक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी, पूरी की पूरी, याद रखना। मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट, इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल। HUF के केस में एनी मेंबर ऑफ HUF डिपेंडेंट होली
और मेनली ऑन सच इंडिविजुअल HUF फॉर सपोर्ट एंड हु हैज़ नॉट क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। जब मैंने पिछली वीडियो में आपको 80U की डिसेबिलिटी बताई थी, सेम ही थी, तो याद रखना ये डिसेबिलिटी के पार्ट में सारा पार्ट सेम ही आएगा कि मेंटल रिटार्डनेस हो गया, विजुअल ब्लाइंडनेस हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी आ गई। इस तरीके से जो भी डिसेबिलिटी है वो सारी इसमें आ जाएगी। अब देखिए ये जो डिसेबिलिटी है ये जनरली किससे रिलेटेड है कि आप काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप काम भी कर सकते हो, तो जनरली डिसेबिलिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, 40% है उससे ज़्यादा की, 80% है उससे ज़्यादा की, तो जनरली यही दे रखे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पर्सन विद सेवियर डिसेबिलिटी, जहाँ पे 1,25,000 की डिडक्शन है, तो उसमें बोल दिया पर्सन विद 80% और मोर ऑफ वन और मोर डिसेबिलिटी इफ़ डिपेंडेंट डिसेबल डाई बिफोर असेसी। इसका मतलब क्या, असेसी से पहले ही उस डिपेंडेंट डिसेबल की डेथ हो जाती है। अमाउंट डिपॉजिटेड इज डीम्ड एज इनकम इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसिप्ट। तो जो अमाउंट डिपॉजिट कराया है, ठीक है, तो जो मिलेगा वो क्या माना जाएगा, प्रीवियस ईयर में इनकम के फॉर्म में मान लिया जाएगा जिस असेसी को वो मिल रही है। फिर आपको बोल रखा है 80 DDB, 2 सेक्शन तो आपके हो गए, बेसिक सेक्शन थे। अब जो इसके बाद आ रहे हैं वो नॉर्मल ही है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए क्या बोल रहा है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एटसेट्रा सेक्शन 80 DDB। इसमें भी क्या बोल रहा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF। याद रखना कि अभी जो हमने 80 क्या पढ़ा था, शुरू में जो हमने कवर किया था 80D, उसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन अभी जो हमने 80DD कवर किया उसमें सिर्फ रेसिडेंट की बात कर रहा है और इसमें भी रेसिडेंट की ही बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एलिजिबल पेमेंट फॉर डिडक्शन क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज इन रूल 11DD। मैंने आपको पता होगा, पिछली वीडियो में शायद बताया था कि कैंसर की बीमारी हो गई, एड्स की हो गई, हीमोफोलिया समथिंग ऐसे टाइप की मैंने कोई बीमारी बताई थी, और मैं और भी आपको नाम बता देता हूँ। और देखिए जनरली मैं नाम बता देता हूँ, थैलेसीमिया, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल जो भी डिजीज़ होती है, न्यूरोलॉजिकल, मोटर न्यूरॉन, कोरिया, एफेसिया, डेमेंशिया, तो मैंने बताया इतनी सारी डिजीज़ होती है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये भी जनरली मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ क्योंकि इतना नाम किसी को याद होता ही नहीं है। तो नॉर्मल आपको पता है कि कैंसर, एड्स, हीमोफोलिया, थैलेसीमिया, ये आप याद कर सकते हो। तो इस टाइप की स्पेसिफाइड डिजीज़ दे रखी है रूल 11DD में। तो ये बोल रहा है कि कौन कौन सा एसएससी इंडिविजुअल, तो उस केस में एक्सपेंडिचर किस पे कर रहा है, खुद पे या डिपेंडेंट पे, ये बोल रहा है। HUF के केस में क्या बोल रहा है, मेंबर ऑफ HUF। डिडक्शन क्या मिलेगी, अमाउंट एक्चुअली पेड और 40,000 विच इज लोअर। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम जो है वो कितनी मिलेगी डिडक्शन, 40,000। तभी क्या बोल दिया, अमाउंट एक्चुअली पेड और 40,000। ऊपर वाला जो आपने केस पढ़ा उसमें क्या था, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे मैं अमाउंट 20,000 भी खर्च कर रहा हूँ तब भी 75,000 की या 125 जो भी केस है वो डिडक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ पे क्या है कि विच इज़ लोअर, तो अगर मैंने 30,000 अमाउंट स्पेंड किया है तो 30 की ही मिलेगी, क्योंकि 30 और 40 विच इज़ लोअर 30। सीनियर सिटीजन के केस में क्या हो गया, वो अमाउंट जो 40 का है वो 1 लाख हो जाएगा। तो देखो अमाउंट एक्चुअली पेड और 1 लाख विच इज लोअर। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस और रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, रिसीव्ड अमाउंट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द डिडक्शन अलाउबल अंडर दिस सेक्शन। अब देखिए एक्चुअल खर्चा किया 30, लेकिन उसमें से एम्प्लॉयर ने हमें 20,000 रिम्बर्स कर दिए, तो मुझे डिडक्शन सिर्फ 10,000 की ही मिलेगी, मुझे 30 की नहीं मिलेगी, याद रख लेना, क्योंकि जो 20,000 का अमाउंट है वो एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि इंश्योरेंस के फॉर्म में या मेडिकल ट्रीटमेंट के फॉर्म में रिम्बर्स एम्प्लॉयर ने कर दिया तो वो रिड्यूस हो जाएगा डिडक्शन में, जितनी अलाउ हुई है। तो 30 में से 20 लेस हो जाएगा, बाकी 10,000 ही अलाउ होगी। फिर देखिए अब दे रखा है 80E, फिर उसके बाद 80EE। सिंपल से पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन सेक्शन 80E। इसमें जो एलिजिबल एसएससी है वो ओनली इंडिविजुअल है। लोन जो लिया गया है वो किस पर्पज के लिए लिया गया है और क्या सोर्स है, तो सबसे पहले दे रखा है सोर्स। लोन लिया गया है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है। अब किस पर्पज के लिए ले रखा है, ये बोल रहा है लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन ऑफ असेसी हिमसेल्फ, खुद के लिए, हिज रिलेटिव, स्पाउस और चिल्ड्रन, ये बोल रहा है। तो जैसे हस्बैंड है तो वाइफ की एजुकेशन के लिए, हस्बैंड है तो अपने बेटे, या अगर हम किसी वाइफ की बात करें तो वो अगर असेसी है, इंडिविजुअल है, तो उस केस में उनके बेटों के लिए, तो हिज रिलेटिव्स आ गया। स्टूडेंट फॉर हुम द असेसीज लीगल गार्जियन, अगर असेसी लीगल गार्जियन है तो उनके स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट फॉर हुम द असेसीज लीगल गार्जियन, जिनका वो स्टूडेंट है। नोट, कोर्सेज आफ्टर क्लास 12 और इक्वलेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या आती है, क्लास 12 के बाद जो जनरली आती है, जैसे आपको पता है कि BCom, MCom, CA, CS, इस टाइप की जितनी भी पार्ट आते हैं वो हायर एजुकेशन के फॉर्म में आ जाते हैं।
तो वो कोर्सेज आप अवेल कर सकते हो। अब याद रखना जो लोन लिया गया है, चाहे आप इंडिया में स्टडी करो चाहे इंडिया के बाहर स्टडी करो, डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्वालिफाई फॉर डिडक्शन, लोन कैन बी टेकन फॉर स्टडी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, कोर्स में भी फुल टाइम और पार्ट टाइम, आपके ऊपर है। डिडक्शन क्या बोल रखा है, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ऑन हायर एजुकेशन लोन आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। Period of deduction. Deduction shall be allowed for 8 assessment years starting from the assessment year in which the assessee starts paying the interest on loan. तो आप देख सकते हो कि जब से उसने लोन लिया और इंटरेस्ट पे करना चालू कर दिया तब से डिडक्शन मिलने लग जाएगी 8 असेसमेंट ईयर तक, ठीक है। और डिडक्शन क्या मिलेगी, जो भी लोन ले रखा है तो पिछले साल के दौरान जो इंटरेस्ट पेड किया है, जो भी हायर एजुकेशन लोन ले रखा है उस पर जो भी इंटरेस्ट पेड किया है वो डिडक्शन के फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन जब से डिडक्शन मिलेगी वो 8 असेसमेंट ईयर तक की मिलेगी। फिर देखिए इसमें 80EE की बात कर रहा है जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मैंने आपको बोला तो उसमें जो एलिजिबल एसएससी है वो क्या है, इंडिविजुअल होगा, जिसमें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का पार्ट है। फिर देखिए सोर्स ऑफ लोन में क्या बोल रहा है, लोन मस्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब याद रखना कि जो लोन ले रखा है वो फाइनेंशियल 16-17 में ही ले रखा है, तब जाके डिडक्शन आपको मिलेगी। अब देखिए डिडक्शन किसकी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन की। याद रखना ये बोल रहा है पर्पज ऑफ लोन क्या है, लोन मस्ट बी टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी जो भी रेसिडेंशियल जिसमें आप रह रहे हो उसको खरीदने के लिए आपने लोन ले रखा है, ये बोल रहा है। कंडीशन क्या है, लोन मस्ट हैव बीन सैंक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 16-17, जो भी लोन दिया गया है वो 16-17 में दिया गया है। फिर देखिए अमाउंट ऑफ लोन किसकी बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन इज नॉट ग्रेटर देन 35। इसका मतलब यही है, मैं बोल सकता हूँ 35 या उससे कम का अमाउंट ऑफ लोन होना चाहिए, यानी 30 लाख का, 31 का, 32 का, पर 35 लाख तक का, 35 या उससे कम, 35 या उससे कम, उससे ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 50 लाख या उससे कम की बोल रखा है, ठीक है। असेसी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। जब उसको लोन सैंक्शन किया गया, जब उसको लोन दिया गया, तब उसके पास खुद की कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी वो किराए पे रहने वाला होना चाहिए, उसके पास खुद का कोई रेजिडेंशियल मकान नहीं होना चाहिए। डिडक्शन क्या मिलेगी, लोअर ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹50। मेन कंडीशन तो इसकी 3 ही है, याद रखने ना। देखिए लोन ले रखा है 16-17 में, 35 लाख, 50 लाख, ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी, हाँ, कि उसने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पहले से ही नहीं ले रखी हो जब उसको लोन सैंक्शन किया है, तो उसके पास कोई होनी नहीं चाहिए। डिडक्शन इज ओवर एंड अबाउट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी फॉर इंटरेस्ट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ये जनरली किसकी बात कर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। हाउस प्रॉपर्टी में आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 24 सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंग, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और एक आपको जो मिलती है वो 24B की मिलती है जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की मिलती है। तो ये बोल रहा है कि जो ये डिडक्शन मिल रही है, जो कि हम किसकी पढ़ रहे हैं, 80E की, 80EE की ये पढ़ रहे हैं, तो बोल रहा है कि अगर 24B की आपने ली हुई है तो इसके अलावा 80EE की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कह रहे हैं डिडक्शन इज ओवर एंड अबाउट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी फॉर इंटरेस्ट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। फिर देखिए क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन इज अवेलेबल टिल रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यूस। क्योंकि आपको पता है कि 16-17 वालों को ही एक तरीके से डिडक्शन अवेलेबल है, तो उसके बाद आपको पता है कि जैसे मान के चलिए कि आपका 24-25 फाइनेंशियल ईयर में सारा पेमेंट हो रहा है लोन का, तो उस केस में आपको पता है कि 17-18, 16-17 को तो मिलेगी, 17-18, 18-19 इस तरीके से चलता जाएगा, 19-20, 20-21 ऐसे करके 24-25 तक आपको मिल जाएगी, जब तक कि आपका लोन का पूरा रीपेमेंट नहीं हो जाता। क्योंकि आपको पता है कि लोन के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अब ये बोल रहा है डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपको 80EE की डिडक्शन मिल गई है तो प्रोविजन में, यानी इनकम टैक्स एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं या सेक्शन है, और कहीं आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। वेयर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट, डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर द सेम और एनी अदर असेसमेंट ईयर। तो ये यही बोलना चाहता है कि अगर आपको डिडक्शन मिल चुकी है इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की जो 80EE की है, तो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जो इस एक्ट में अदर प्रोविजन दे रखे हैं वहाँ नहीं मिलेगी, इसी तरीके से किसी और अदर असेसमेंट ईयर में भी आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए वैसे तो 5 हो गए हैं, फिर एक और कवर करवा देता हूँ क्योंकि ये इससे लिंक ही है। ये थोड़ा सा क्या हो गया, नया हो गया। इसमें जनरली जो आपको लोन सैंक्शन हुआ होगा वो प्रीवियस ईयर 19-20 में हुआ है, ये न्यू इंसर्शन है इसलिए बता देता हूँ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी
इंडिविजुअल में क्या दे रखा है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इसका मतलब क्या है, अगर आपने 16-17 का जो लोन ले रखा है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, और आपने उसकी डिडक्शन ले ली है 80 की, 80 की यही बोल रहा है, तो फिर आपको नहीं मिलेगी, फिर आपको ये जो 80 ए वाली है ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब एक तरीके से आपने नया लोन ही ले रखा है, ये नहीं कि आपने वो 16-17 वाला ले रखा है। कह रहा है एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 वो वाली डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए। देखिए ये हटा देता हूँ, अब दिख रहा है आपको 80 तो 80 की डिडक्शन आपको नहीं मिली हो, तब जाके आपको 80 ए याद रखना, या न्यू इंसर्शन है 80 ए, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कंडीशन क्या है, द असेसी हैज टेकन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द लोन हैज़ बीन सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट डिफाइंड एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 80 आपको पता है कि उसमें बैंक भी आ जाएगा, देख सकते हैं, देखिए सारे लिंक है, बैंक आ गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ गई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पिछले साल 19-20 के दौरान लोन सैंक्शन किया गया है, वैल्यू जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की होनी चाहिए वो क्या है, डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, जबकि पिछले वाले में कितना था, 50 लाख का, देख सकते हैं आप, आपको कंपेयर कराते जाता हूँ। तो डज नॉट एक्सीड 45 लाख का मतलब क्या, 45 लाख या उससे कम। नो अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, द असेसी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, सेम है। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 द असेसी इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 तब जाके ही वो इस पर्टिकुलर EE जो नया इंसर्शन है इसकी डिडक्शन ले सकता है, ठीक है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है ये देखिए, मेन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर और 150 विच इज लोअर, जबकि वहाँ पे क्या था 50,000 था 16-17 वाले लोन में, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 150। अदर पॉइंट्स वही डबल डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी, तो ये पॉइंट वही बताया, सेम टू सेम है। अब देखिए इसी तरीके से एक और नया इंसर्शन हुआ है जो कि है अंडर सेक्शन 80 जिसको हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि 5-5, 6-6 सेक्शन लेना ही सफिशिएंट है। इससे आपका क्या होगा, सारा पार्ट डिटेल में कवर भी होता जाएगा, और मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं चलूँ तो अगली जो 2 वीडियो आएगी उसमें आपका डिडक्शन का सारा पार्ट खत्म भी हो जाएगा, यानी मैक्सिमम इसकी 5 वीडियो ही बनेगी। मैं यही करूँगा कोशिश कि आपकी अगली 2 वीडियो में डिडक्शन का सारा पार्ट खत्म हो जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।